फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी में जीन टॉपिक को लेंगे। जीन क्या होते हैं? जीन को हेरिडिटी का यूनिट कहते हैं। जीन्स क्या हैं? हेरिडिटी के यूनिट हैं। वंशागति ये क्रोमोसोम्स में होते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम में लीनियर होते हैं, ऐसे लगे हुए होते हैं। ये क्या है? इन्हीं को हम जीन कहते हैं। ये फादर से या पेरेंट से क्या होते हैं? संतानों में वंशागत होते हैं। तो ये लक्षणों की अभिव्यक्ति करते हैं या कंट्रोल करते हैं। सर्वप्रथम मेंडल जो थे, मेंडल इन्होंने जीन को क्या कहता? फैक्टर कहा था। फैक्टर नाम दिया, लेकिन जॉनसन नामक वैज्ञानिक थे, जॉनसन 1909 में इन्होंने फैक्टर को क्या कह दिया? इसी फैक्टर को जीन कहा। तो जॉनसन नामक वैज्ञानिक थे। डेफिनेशन ऑफ जीन देखें, डेफिनेशन ऑफ जीन। तो यदि हम आधुनिक संकल्पना की बात करें, उसके अनुसार जीन डीएनए का एक पार्ट है। जीन डीएनए का पार्ट है, यह खंड है, फ्रैगमेंट है, या जिसमें स्पेसिफिक क्या होते हैं? स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं या विशिष्ट गुण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं जो कोडित सूचनाओं के लिए विशिष्ट अनुक्रम है। जो कोडिंग सूचनाओं के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए विशिष्ट अनुक्रम होते हैं। जीन में नाइट्रोजीनस क्षार होते हैं, नाइट्रोजीनस बेस होते हैं। जीन में नाइट्रोजीनस बेसिस के विशिष्ट अनुक्रमों में एक विशेष प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सूचना होती है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक सूचना निहित रहती है। आजकल जीनों के किसी प्रकार का यूनिट सिस्ट्रॉन कहलाता है। और म्यूटेशन बोलते हैं उत्परिवर्तन को। म्यूटेशन का यूनिट क्या कहलाएगा? म्यूटॉन कहलाएगा। तो ये दोनों जीन ही हैं, म्यूटॉन भी और सिस्ट्रॉन भी। ठीक है। तथा नियमन का यूनिट क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट, तो ये कहलाएगा ओपेरॉन। तो सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और ओपेरॉन, ये तीन हैं। तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ जीन। तो सेल्स में जीन की एक्सप्रेशन के बेस पर निम्न रूपों में से देखा जा सकता है। जैसे पहला है स्ट्रक्चरल जीन। कौन सा है? स्ट्रक्चरल जीन। इसको हम हाउसकीपिंग जीन भी बोलते हैं। हाउसकीपिंग जीन।
बोल देते हैं इसे। तो ये जीन जो हैं मल्टी सेलुलर जीवों में, मतलब बहुकोशिकीय जीवों में ये जीन्स का मल्टी सेलुलर जीवों में उनकी दैहिक मतलब बॉडी वाली जो कोशिक सेल्स हैं, बॉडी सेल्स जो हैं उनमें हर क्षण एक्टिव रहते हैं, हर क्षण एक्टिव रहते हैं। इस प्रकार के जीन को क्या कहते हैं? हाउस कीपिंग जीन कहते हैं, जो हर समय एक्टिव रहे। और कहाँ पे? हमारी बॉडी सेल्स में। दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक तो दैहिक कोशिकाएं और एक कौन सी, वो कमेंट्स करके बताना तुम्हें। चलो जनिक कोशिकाएं बोलते हैं, मैं ही बता देता हूँ। और इसका उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में ये हमेशा क्या रहते हैं? जीन्स प्रतिरक्षण सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। कौन सा जीन? स्ट्रक्चरल जीन या फिर हाउसकीपिंग जीन, दोनों एक ही नाम है। इसके बाद है लग्जरी जीन। ये क्या होते हैं? ये अपने पूरे जीवन काल में इनएक्टिव फेज में रहते हैं, इनएक्टिव। लेकिन जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तब ये एक्टिव हो जाते हैं। जब प्रोटीन बनाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ज़्यादातर तो क्या रहते हैं? निष्क्रिय ही रहते हैं। और जब इनके उत्पादों की भी आवश्यकता पड़ती है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। इन्हें विशेषज्ञ जीन भी बोल देते हैं। इनका उदाहरण जैसे किडनी सेल्स में या लीवर सेल्स में या इंटेस्टाइन में सक्रिय होते हैं, किंतु शरीर की समस्त कोशिकाओं में होते हैं ये। कैसे? किडनी सेल्स में होंगे और लीवर सेल्स में होंगे, और कहाँ होंगे? इंटेस्टाइन सेल में। इनमें होंगे। थर्ड जो जीन है वो सिस्ट्रॉन जीन, जो संरचनात्मक जीन, ये यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे। यूकैरियोटिक। अब ये जो हैं खंडों के रूप में मिलते हैं। सिस्ट्रॉन जो हैं खंडों के रूप में मिलेंगे। कौन कौन से? इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। इन खंडों के रूप में ये मिलते हैं, किंतु प्रोकैरियोटिक में ये खंडों में न रहकर सतत रूप में मिलते हैं। इन्हें संरचना जीन का संबंध पॉलीपेप्टाइड चेन से या जीन के समय विभिन्न प्रकारों के आरएनए के सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस में होता है इनका प्रयोग। और इस प्रकार सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड का प्रयोग कोशिका अंगक घटकों एवं एंजाइम ग्राही या वाहक प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या हार्मोन या प्लाज्मा कला के एंटीजन या एंटीबॉडी के रूप में भी ये मिलते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी में भी इनका प्रयोग होता है। चौथा है रेगुलर जीन। तो इस प्रकार के जीन क्या होते हैं? ये रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन को क्या करते हैं? ये कोड करते हैं। अब जो सिस्ट्रॉन के ट्रांसक्रिप्शन का नियमन करती है, सिस्ट्रॉन के ट्रांसक्रिप्शन नियमन करती है इसका। उसके बाद है ऑपरेटर जीन।
तो ऑपरेटर जीन क्या होता है कि कोशिका की आवश्यकता के अनुसार ये संरचना जो है, संरचना के जीन में ट्रांसक्रिप्शन को प्रेरित या समाप्त करती हैं। ऑपरेटर जीन जो हैं ये काम करती हैं। ठीक, तो इसके बाद है प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन ये क्या काम करती है? ये जीन संरचना, जीन द्वारा आरएनएज के ट्रांसक्रिप्शन के लिए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए स्थान प्रदान करती हैं। ये आरएनएज के ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या करती हैं? ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए स्थान प्रदान करते हैं, के लिए स्पेस प्रदान करती हैं या स्थान प्रदान करते हैं। इसके बाद है टर्मिनेटर जीन। टर्मिनेटर जीन ये क्या काम करती हैं? ये डीएनए के ही खंड हैं जो संदेशों के रूप में स्थित होते हैं। मतलब डीएनए में एक संदेश, जैसे टेप होता है ना, टेप एक सीडी होती है ना, वो सीडी में पहले से ही कोई फिल्म होती है और जब उसको सीडी पे चलाते हैं तो वही फिल्म चलती है। ऐसे ही ये संदेश जो हैं इसमें पहले से ही निहित होते हैं और ये दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, एक पीढ़ी से। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यही संदेश जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम, ये डीएनए खंड है जो संदेशों के रूप में स्थित होते हैं और ये स्ट्रक्चरल जीन की ट्रांसक्रिप्शन सक्रियता को रोकते हैं, रोकने का काम करते हैं। किसकी? स्ट्रक्चरल जीन की ट्रांसक्रिप्शन की सक्रियता को रोकने का काम करते हैं। अब है अगला 8वां जीन। प्रकार चल रहे हैं जीन के, इंटरप्टेड जीन, और इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस जीन, या इसको स्प्लिट जीन भी बोलते हैं, स्प्लिट जीन। तो ये प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है। कहाँ? प्रोकैरियोटिक में जीन तथा प्रोटीन्स सरेख होते हैं, अर्थात ये न्यूक्लियोटाइडों का क्रम प्रोटीन में अमीनो अम्लों के क्रमों के समान होता है। देखें, मान लीजिए ये है अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड A B C D E F G H। तो ये अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इनको क्या बोल देते हैं हम? प्रोटीन। समझ में आया? इन्हीं को बोलते हैं हम प्रोटीन। तो प्रत्येक डीएनए के एक अनुक्रम के समान होता है, भाग लेता है, जिसकी लंबाई जो है संश्लेषित प्रोटीन के आकार के बराबर होती है। इकोलाई में होता है ये। इकोलाई कहाँ होता है? इकोलाई हमारी आंत में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। इकोलाई में ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस को कोड करने वाले जीन में संरेखता को देखा जा सकता है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन
ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज को कोड करने के वाले जीन में इसको देखा जा सकता है। इसके बाद है तो ये जंपिंग जीन या इसको ट्रांसपोजोन्स जीन भी बोल देते हैं, लेकिन जंपिंग जीन ज़्यादा आता है। तो ये नोबेल प्राइज़ मिला बारबरा मैकलिंटॉक नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहाँ देखा जंपिंग जीन? इन्होंने देखा मेज़ में, या मक्का बोल दीजिए, मक्का में देखा। तो मक्का में क्या था? मेज़ में डीएनए के खंडों का उल्लेख था जो कोशिका के जीनोम में अपना स्थान बदल देते हैं, है ना, अपना जो स्थान है वो बदल देते हैं। ऐसे जीन्स को क्या कहते हैं? अपना स्थान बदल देंगे। मान लीजिए ये है, ठीक है। अब यहाँ इसको मान लीजिए ABCDEF, राइट। अब ये क्या है? जंपिंग जीन जो होंगे ये ABDCE, तो ये हो गए जंपिंग जीन। इन्होंने अपना स्थान बदल दिया ना, तो इनको बोलेंगे हम जंपिंग जीन। अब समझ में आया होगा जंपिंग जीन किसे कहते हैं। तो ये चूहों तथा जीवाणुओं में भी होता है। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड के साथ पाए जाते हैं और प्लाज्मिड डीएनए पर विभिन्न स्थलों पर होते हैं। फंक्शंस ऑफ जीन मतलब जीन्स के कार्य। जीन के तो जीन्स क्या करते हैं? जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति करते हैं। मतलब जो कैरेक्टर हैं, एक पीढ़ी मम्मी पापा से संतानों में, फिर संतानों से उनकी संतानों में, उनकी संतानों से उनकी संतानों में, ऐसे ही परंपरा चलती रहती है। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मतलब वन जनरेशन टू अगली नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स को पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। कंट्रोल जीन जो हैं एमआरएनए के अनुलेखन का नियमन करती हैं और प्रोटीन सिंथेसिस की मात्रा का भी क्या करती हैं? ये एमआरएनए है ना, एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन का नियमन करती है और प्रोटीन संश्लेषण की मात्रा को भी नियंत्रित करती है और आवश्यकता पड़ने पर विशिष्ट जीन को सक्रिय या अक्रिय भी कर देती है। जो स्पेशल जीन है ना, उनको एक्टिव या इनएक्टिव भी कर देती है। ज़रूरत पड़ती है तो वो एक्टिव फेज में होते हैं, जब नहीं ज़रूरत पड़ती है तो इनएक्टिव में पड़े रहते हैं। अब अगला जैसे है लग्जरी जीन के प्रकारों को क्या करेंगे? ये नियंत्रित करता है। जीन्स जो है लग्जरी जीन के प्रकारों को नियंत्रित करता है। अब अगला मान लें 5, तो परिवर्तन 400, ये 4 होगा। अब परिवर्तन के समय जीन कोशिका विभेदन उत्पन्न करते हैं। जीन्स कोशिका विभेदन उत्पन्न करते हैं। जीन्स जो हैं टीआरएनए या आरएनए या एमआरएनए के अतिरिक्त क्या करते हैं? अतिरिक्त कोड करते हैं। जीन्स टीआरएनए, ये आरएनए पूछा गया ना कितने टाइप्स के होते हैं, आरएनए और एमआरएनए के अतिरिक्त क्या करते हैं? कोड करते हैं। अगला जैसे है 6, रेप्लिकेशन द्वारा जीन्स जनन को नियंत्रित करते हैं ना। जीन्स जनन को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं।
जीन जो हैं कैंसर के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जीन कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जीन्स म्यूटेशन द्वारा आबादी सदस्यों में बहुरूपता एवं विविधता विकसित करते हैं। एक आदमी एक जैसा ही नहीं होता है ना, तो जीन्स में विविधता कौन पैदा करेगा? जीन्स जो है म्यूटेशन के द्वारा क्या करेगा? तो सभी लोग गुण, चेहरे, शकल, शरीर सब में अलग अलग होते हैं ना, इसी को बोलते हैं बहुरूपता। तो जीन के ही कारण होता है, सभी एक जैसे नहीं होते। म्यूटेशन के कारण ही उपापचयी विकार या अंतर्गत त्रुटियां भी उत्पन्न होती हैं। म्यूटेशन खतरनाक भी है इसका मतलब। और म्यूटेशन किसके द्वारा होता है? जीन्स के द्वारा। उपापचयी विकार हो जाते हैं, इसके अंतर्गत अंतर्जात त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं, और भी त्रुटियां इंसानों में पैदा हो सकती हैं। तो ये था जीन्स। जीन्स सबसे छोटी इकाई है, ध्यान रखें। जीन्स वंशागति की सबसे छोटी इकाई होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।